नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसे स्टॉक को लेकर के जो कि खास के देखा गया कि एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होती है, एग्रो केमिकल्स के अंदर कामकाज करती है। इसी क्रम में एक कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है NACL लिमिटेड। आज इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। आखिर इस स्टॉक को लेकर के क्या पोटेंशियल बनी है, क्या नहीं बनी है, क्या इसकी लगातार जो गिरावट का सिचुएशन था इसमें क्या होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशन लगती है मार्केट को लेकर के, क्या ट्रेंडिंग कहता है, हम इसी की बात करेंगे। चलिए, जहाँ पे देखने को ये मिलती है लगातार एक महीने में चार्ट में लगातार डिक्लाइनिंग करती है और बीच बीच में स्टॉक ने अच्छी खासी जंप भी किया। और जंप किस कारण से किया, इसका आकलन करेंगे। क्या कुछ रिकंसिलेशन की बात होती है, क्या शेयर होल्डिंग को लेकर के, कुछ बल्क ट्रेड को लेकर के, कुछ ब्लॉक डील को लेकर के, या पिछले 6 महीने के चार्ट में देखें तो 6 महीने के चार्ट में लगातार एक ट्रेंड काफी ऊपर गया था लेकिन फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं बनी, लगातार फिर गिरती नजर आई। तो आज इसे स्टॉक के बारे में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जिसका नाम है NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिसके वेबसाइट्स पे हम विजिट किए तो काफी अच्छा सा उन्होंने एनिमेशन बना रखा है। इनके एनिमेशन से काफी अट्रैक्टिव लगता है कि अच्छा मार्केट इनका बिजनेस के, उनके जो बिजनेस प्लान है उनको लेकर के हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करता हो। तो आज इसी के थोड़ा सा पॉइंट आउट को लेते हैं, जो समझने का जो तरीका है उसको हम लेने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हम बीनेसी और नरेसी का दोनों को डेटा को देखेंगे, रिकंसिलेशन ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें या फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखें। तो कंपनी के बारे में पहली नज़र डालते हैं और समझते हैं जो कि फिलहाल जो करंट प्राइस है, ये कई सारा सवाल उठता है जो क्या ये जो प्राइस है ये तीन एस्पेक्ट में देखा जाए। तो हम अभी आजकल फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको अलग अलग एस्पेक्ट से बात करें जिसका नाम है जो कि ये स्टॉक जो प्राइस है, ये क्या प्राइस यहाँ से क्या अपर के लिए है, या क्या जो कि इनका प्राइस प्राइस जोन की बात करें उसी जोन में काम काज करेगा, या फिर इनके जो जोन है वो ढुलकती नजर आती है, क्या कहती है इसको लेकर के। इन तीनों एस्पेक्ट को लेंगे, जहां पे तीनों एस्पेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। फंडामेंटल को, कुछ ट्रेंड की बात करेंगे, साथ में हम सेंटिमेंटल को भी एस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए चलेंगे। जानते हैं कंपनी को लेकर के, आते हैं। इस कंपनी के बारे में कहती है कि बुक वैल्यू कंपनी का कितना है, 25 रुपए का। और इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में नहीं कहते क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, नुकसान में चल रही है, लॉस मेकिंग कंपनी देखने को ना। लॉस का कारण क्या हो सकता है इस पे डिटेल समझेंगे, क्योंकि लॉस के कारण में पता है ना, डेट्स का काफी रियल रोल अदा होता है। खास के यहाँ पे देखा गया कि उन्होंने ओवर बर्डन लोन ले लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट जो थी वो निगेटिव कन्वर्ट हो गई अर्थात लॉस में चली गई। लेकिन लॉस की वजह से आपके हमारे सामने क्या होता है, पी नजर नहीं आती, बाकी सारी नजर नहीं आती है, लेकिन स्टॉक में क्या होती है, भीड़ भाड़ तो रहती है। तो देखें जाए स्टॉक के पी के बारे में कहती है 2.96, अर्थात सिंपल ये समझ में आया कि फेस वैल्यू 1 रुपए का है और इस 1 रुपए के पीछे जो अर्निंग होना चाहिए था, वो अर्निंग के पीछे 3 रुपए का नुकसान देखने को मिला। अब नुकसान की वजह क्या है, क्या इसके हिसाब से इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर करंट रेशियो में कुछ ऐसे चीज जो कि क्या होता है, जो कि दिखावा में तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा चीज जो कि हमने उधार क्रेडिट में उधार सेल्स कर लिया, उसके बाद फिर रिस्क फैक्टर की बात करो होती नजर आती है। तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि स्टॉक के पी बारे में साइलेंट बैठा है क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है, ये नेगेटिव है। आगे कहती है आरओसी के बारे में नेगेटिव्स और आईएस भी नेगेटिव की बात करते हैं। डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 1.11% का है। जब ये प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में कहते हैं कि 63% प्रमोटर में ऐसे क्या ऐसा डिमेरिट था, जो प्रमोटर्स के ऐसे क्या फंड की जरूरत थी जिसको लेकर के इन्होंने क्या किया, प्लेस किया। इसका एक कारण होता है, जो कि मेन कारण होता है कि अपनी प्राइस को, स्टॉक की प्राइस यदि अच्छी अच्छी लेवल पे चली गई तो उसकी प्राइस को थोड़ा सा आप क्या करो, प्लेस कर दो और उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और उस पैसे को फिर आप अपने अलग बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हो या फिर ऑर्डर। ये एक ट्रेंड बना हुआ है, लोन लेके कारोबार करना। और लोन लेके कई बार लोग कहते हैं कि डेट्स फ्री होना चाहते हैं, कई बार कहते हैं ओवर बर्डन करती है प्रमोटर्स भी। तो यहाँ पे देखा गया इस चीज को लेकर के। अगले कदम में देखा जाए इसको लेकर के, जहाँ पे फिलहाल यदि हम इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से देखें तो ये इसमें लगता है कि फिलहाल ये देखना ठीक नहीं लगता, क्योंकि भीड़ की बात तो काफी ज्यादा है यहाँ पे। किसके लेवल पे, अर्निंग के बेसिस पे। जब लॉस मेकिंग है तो फिर अर्निंग के बेसिस पे क्या है, इनका भीड़ की बात बहुत ज्यादा निकल के आती है। जहाँ पे करंट रेशियो पे करने वाले हैं डीप, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 20 करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ शेयर निकल के आती है। चलिए अगले पड़ाव पे जहाँ पे हम जानने की प्रयास करेंगे एक एक एस्पेक्ट को लेकर के आज इस लर्निंग में। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है
तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं किसी विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेते हुए। जहाँ पे पीयर्स में देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पीआर इंडस्ट्रीज, यूपीएल्स और समित मोह केमिकल्स है। इन सब की यहाँ की अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहती है कि इनके हिसाब से पी होना चाहिए और एवरेज के हिसाब से डेट्स ये होना चाहिए। इस रेशियो में देखें तो इसका कुछ पी कहता नहीं, और यहाँ पे डेट्स की बात करते तो कहती है कि ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने डेट्स ले रखा है। क्या डेट्स के बेसिस पे इनका इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है इसको लेकर के, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम एक बात और कहते हैं, जो ये जो पार्ट्स है ना, किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ईपीएस की। ईपीएस कैसे? क्योंकि जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद ईपीएस, अर्थात जो प्रॉफिट है वो एक दिखावा है। और दिखावा के लिए पीछे आपको क्या जानना जरूरी है पता है? आपको बैलेंस शीट के वो फिगर को जानना जरूरी है जो कि इनको इम्पैक्ट और हिटेड करता है। चलिए, क्वार्टरली रिजल्ट में देखें, जो मार्च तक का डेटा था इसमें, और मार्च तक के बाद जून का भी अपडेट नहीं आया। जून के अपडेट के बारे में देखेंगे आखिर कब इसका अपडेट आने वाला है, जहाँ पे नजर होने वाली बात होगी। यहाँ पे देखने को मिली जो लगातार स्टॉक में, चाहे वाई वाई के हिसाब से कंपेयर करके देखिए या फिर क्यू आर के हिसाब से देखें, तो वाई वाई में क्या था, गिरावट देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन क्यू आर क्यू के हिसाब से देखें तो कहती है कि यहाँ पे स्टॉक में एक जंप देखने को मिला। इसके बाद कहती है किसको लेकर के, सेल्स को लेकर के। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है कंपनी, क्या इन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट की पार्ट थी उन्होंने ओवर बर्डन किया था, कहती नहीं, कोई ओवर बर्डन नहीं किया था। प्रॉफिट के बारे में कहती है प्रॉफिट नियरली यहाँ पे क्वार्टरली में करीब 9 करोड़ का लॉस मेकिंग था, इससे पहले करीब 16 करोड़ का था। अर्थात यहाँ से इन्होंने सेटअप किया, लेकिन इससे पहले कंपनी ने लॉस मेकिंग देखने को मिला है। मतलब इनके पास कई दफा में, कई क्वार्टर में इनको लॉस देखने को मिला, लेकिन सस्टेनिटी में लॉस काफ़ी ज़्यादा होती है। आखिर क्यों है, कैसे है? इसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट करती है, या चार्ट को आप देख पाएंगे जिसकी वजह से इम्पैक्ट करती है। जैसे यहाँ की बात करूँ, खास कर कुछ पीरियड की बात करूँ जहाँ पे कंपनी में लॉस देखने को मिला था। इस लॉस के बाद जैसे 15 करोड़ का लॉस था या 9 करोड़ का लॉस देखने को मिला था, खास के 2 क्वार्टर के अंदर। जैसा था दिसंबर का रिजल्ट आना चाहिए था, कब? फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में। इसमें देखें तो फरवरी के आसपास की डेटा को देखें तो फरवरी में क्या निकल के आती है, फरवरी में निकल के ये आई जो मार्च में स्टॉक सीधे के सीधे धराम हो गए। क्यों धराम हो गए? उसका रीजन ये था, यहाँ पे इनकी उस लेवल से जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को, हिसाब से उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, उन्होंने मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस करके नहीं दिया। अभी उसके बाद दोबारा मार्केट सेंटिमेंटल बिगड़ा था। अब यदि दोबारा रिजल्ट डागम डोल होती है तो फिर इनका सेंटिमेंटल थोड़ा सा खराब हो सकता है। किसको लेकर के? इनकी स्टॉक प्राइस को लेकर के। जहाँ पे ईयरली बेसिस पे चर्चा करें तो ईयरली बेसिस में कंपनी कहती है जो सेल्स में जो ग्रो होना चाहिए था वो ग्रो नहीं हुआ। वाई वाई में क्या था, गिरावट था, लेकिन इससे पिछले साल की वाई वाई के हिसाब से कंपेयर करें तो क्या कहती है, यहाँ पे जंप था। मतलब यहाँ पे पिछले साल से बिल्कुल गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी गुना इनका डिक्रीज कर जाती है। जब ये डिक्रीज कर गया तो पूरे के पूरे साल में आप देख पाएंगे कि नियरली करीब करीब 59 करोड़ 60 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला, जो कि पहले साल में इनको 4-5 साल में देखने को नजर नहीं आई थी। अर्थात यहाँ से देखें तो धड़ाम से गिरती हुई नजर आई, किसको लेकर के? प्रॉफिट को लेकर के। अब प्रॉफिट गिरने का रीजन क्या होगा? गिरने का रीजन था कि इनका एक्सपेंसेस की पार्ट जो थी ना, वो जो था वो लगातार उतनी के आसपास रही, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। जब एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा तो इसलिए क्या होगा, लॉस मेकिंग देखने को मिला। जिसकी वजह से इनके जो 4 इंडिकेट यहाँ पे कहते हैं इसके बारे में, और इंडिकेट ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ था वो लगातार 14% के आसपास ही टिकी पड़ी। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में कुछ कहती नहीं है, डिक्लाइन बैठती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार गिरावट था, और रिटर्न इक्विटी में लगातार एक अच्छी संकेत देती नजर नहीं आई थी। अब आते हैं उस फैक्टर को लेकर के, जिस फैक्टर को लेकर के हम बात कर रहे थे, जाके पीएल में कौन सा ऐसा पार्ट्स को देखें जहाँ पे बैलेंस शीट में जानना जरूरी है। तो आज ये आकलन करते हैं बैलेंस शीट को, कुछ फिगर आउट को, तो क्या करती नजर आई है। जहाँ पे बोरोइंग्स के पार्ट में कंपनी ने कहा कि हमने बोरोइंग्स को क्या किया, हमने बोरोइंग्स को क्या किया, डेवलपमेंट किया, और अर्थात ये हुआ बोरोइंग्स उन्होंने इंक्रीज कर लिया। अब जब बोरोइंग्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या हुआ, इनका जो प्रॉफिट था वो क्या हुआ, कम हो गया। अब इनका जो खास कि मैं यहाँ से आकलन करूँ, यदि इन्होंने बोरोइंग्स इंक्लूड किया तो क्या इन्होंने जो इनका इंटरेस्ट का पार्ट था वो भी ज़्यादा हुआ। तो कहती है हाँ, ईयरली बेसिस में आप चेक करके देखें तो नियरली ये देखने को मिला, जो कि 47 करोड़ के आसपास था वो 76 करोड़ के आसपास में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए था वो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। लेकिन तब भी मार्केट में क्यों खरीदार थे, क्योंकि इसकी सेंटीमेंट को छोड़ के थे, क्योंकि ये
पता है जो मार्केट में जो कई दफ़ा कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लॉन का फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, वो सेल्स के मायने पर रखती है, लेकिन सेल्स यहाँ पे गिरावट थी तो दोनों तरफ से क्या हुआ, सेंटिमेंटल खराब हो गया। जिस दोनों तरफ से सेंटिमेंटल खराब हो गया तो फिर लगातार क्या हुआ, स्टॉक में पैनिक, पैनिक के साथ साथ गिरावट 20% के आसपास गिरावट देखने को मिली। अब आते यहाँ पे दूसरी चीज को लेकर के जिसका नाम है क्या, उन्हें बोरोइंग्स लिया तो बोरोइंग्स को किया क्या, तो बोरोइंग्स के बारे में कहा कि उन्होंने क्या यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन में बात करते क्या इंजॉयमेंट किया, क्या उन्होंने फिक्स एसेट्स किए थे, तो कहते हैं इन्होंने फिक्स एसेट्स को क्रिएट किया। चलिए ये तो कहते हैं कि अच्छी बात है, इन्होंने नई प्रोजेक्ट को लेकर के या कुछ नई मशीनरी को लेकर के उन्होंने फिक्स एसेट्स को क्रिएट कर लिया। इसके बाद कहती है कंपनी को लेकर के इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर नियर अबाउट द सेम रहा। और जो ट्रेड रिसीवेबल की बात होती है, ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट में ऐसा क्या था जहाँ पे 700 कितना 770 करोड़ का इनका मार्केट में पैसा फंस गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका डेटर्स जो है ना उतना कितना क्यों बढ़ा होता है, और डेटर्स के साथ रिस्क फैक्टर क्या होता है, पता है ना, डेटर के साथ रिस्क फैक्टर ये है, आपको पता है जब से आईबीसी आया है ना, क्या, आईबीसी, बैंकरप्सी कोड, तब से ज़्यादातर कंपनियां, चाहे वो बड़ी लेवल पे हो छोटी लेवल पे हो, उसमें ढेर सारे कंपनियां होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनके पास खुद ही पैसा नहीं होते, फिर उनको संपत्ति बेचना पड़ा, फिर उनको ये करना पड़ा, वो कर, इसमें पता है आज के टाइम में बड़ा रिस्क फैक्टर बनता है। जो कंपनी, जो उनके पास पैसा रह गया, वो कब पैसा देगा, कैसे देगा, पता नहीं होता। और पता देने के बाद कंपनी कहती है कि हमारे पास जो रिकवरी टीम है और जो टीम है वो कहती है कि 152 दिन में पैसा देता था, सीधा सीधा क्या समझे, 5 महीने में इनके पास पैसा आता है। जबकि मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी का होता है ना, वो कितना दिन होता है, 3 महीने 4 महीने। और सोचिए इन कंपनी ने अपने सेल्स को लेकर के, मैं एक बार एक आकलन करिए कुछ अदर सेक्टर को लेकर के, अदर एस्पेक्ट को लेकर के, इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट बनाई, उन्होंने सेल्स दिखाया, उन्होंने अपने पॉकेट से जीएसटी पे किया, और उन्होंने प्रॉफिट दिखाई, प्रॉफिट के बाद उन्होंने नेट उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट किया। और जब इतनी करने के झंझट के बाद भी इनके पास पैसा अटका पड़ा हुआ है, तो फिर क्या आकलन करके देखा जा सकता है, उसको आकलन करने के लिए पॉकेट पे हाथ देखना, हाथ देख के देखना जरूरी होता है, क्या आपने उधार दे रखा है, उधार के क्या सिचुएशन है, उधार वाली सिचुएशन में क्या निकल के आती है। तो ये निकल के 770 करोड़ का ये निकल के आती है, जहाँ पे पूरे साल में इन्होंने 1780 करोड़ का उन्होंने बिकवाली किया था, उसमें 770 करोड़ क्या हुआ, ज़्यादा इनके पास डेटर बढ़ गया। और प्रॉफिट के पार्ट के बारे में तो चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि कंपनी क्या थे, ऑलमोस्ट ये देखने को मिला था, तो कंपनी में करीब 60 करोड़ का नुकसान था। जब 60 करोड़ का नुकसान था, 770 करोड़ का ये नुकसान का भी पार्ट भी देखने को मिला कि इनके पास क्या है, डेटर पड़ा हुआ। तो ये क्या है, एक चिंता की बात होती है, जो कि जो परसेंटेज ऑफ डेटर की आप रेशियो देखेंगे तो उसमें क्या होती है, कई गुना के हिसाब से यदि जंप नहीं कर, मतलब कई गुना के हिसाब से यदि होता है, तो फिर क्या होता है, आप सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पाते, फिर क्या, बस कैश फ्लो का सिचुएशन खराब होती है। और कैश फ्लो के बारे में कहती है कंपनी, जो कैश फ्लो के बारे में क्या कहती है जो हमारे पास पैसा 9 करोड़ के आसपास निगेटिव चला गया, और निगेटिव नहीं, और उन्होंने एक बात कही जो है कि हमारे पास जो पेबल की पार्ट है हम 87 दिन में पैसा देते हैं, और लेने के लिए डबल देने पैसा, मतलब उनके पास जो वर्किंग कैपिटल पैसा है ना, वो भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जो इनके किससे होता है, जो बिजनेस से होना चाहिए था। इनके बिजनेस में ये हमें ऐसा देखने को मिला। अब आते हैं कुछ अलग पड़ाव को लेकर के, जहाँ पे जानने के प्रयास करेंगे, इसको लेकर के कुछ कुछ अपडेट्स को लेकर के, जहाँ पे देखें जो कंपनी क्या कहती है। कंपनी ने कहा कि हमारा जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है, उसके लिए कहा कि हमारे पास बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है, नियरली कहती है कि शायद अगले सप्ताह होने वाली है, ऐसा कोई अप्रूवल ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल 9 तारीख को उन्होंने बोर्ड मीटिंग की बात किया है। बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन अंदर 14 अगस्त के लिए उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हमारा बोर्ड मीटिंग होने वाली है, अर्थात नजर रहेगी 15 अगस्त को मार्केट बंद रहता है। इसके बाद कंपनी ने कुछ और अपडेट कहा क्या कि ये पोज इन द बीएससी, और उन्होंने कहा कि हमारे पास अबाउट द कमेंट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट, जो कि डायरेक्टर था कंपनी, विद द रिस्पेक्ट टू द फाइन imposed by the BSE Limited on the company on the accounts of the non-compliance with the regulations of the 33। अर्थात इनके पास एक और अपडेट आया था कि उन्होंने कंप्लायंस में डिफॉल्ट कर दिया, इसकी वजह से इनके पास क्या किया, बीएसई ने इनको पेनल्टी ठोक दिया। मतलब कंप्लायंस में डिले, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने कंसोलिडेट डेटा की बात किया, अप्रूवल की बात किया, कहाँ पे
करती नजर आई, जहाँ पे इनको अपडेट करना चाहिए था वो उन्होंने अपडेट नहीं दिया। इसके बाद कंपनी कहती है कि इनके पास डिस्क्लोजर ऑफ द जो कि 29/7 का था, वो अपडेट ये था कि एक्विजिशन की बात करती नजर आई थी। इस एक्विजिशन की बात में क्या थी, इस पे हम चर्चा करें, जानते हैं एक्विजिशन को लेकर कंपनी ने क्या कहा। एक्विजिशन को लेकर के यहाँ पे देखा गया कि 27 जुलाई को अपडेट आया था और उन्होंने कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ द प्लेज, उन्होंने प्लेज की बात किया जो कि उनके पास 90 लाख इक्विटी शेयर था वैसे इंडस्ट्री लिमिटेड परसेंट टू द रेवल्यूशन, जो कि इन्होंने क्या किया था, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर इन टेकओवर के हिसाब से इन्होंने किया था। डिटेल ऑफ द रिलीज ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, अर्थात इन्होंने एक अच्छी बात ये थी जो हम यहाँ पे आकलन कर रहे थे, किसको लेकर के, जो यहाँ पे आकलन कर रहे थे प्लेज को लेकर के। इन्होंने कहा कि हमारा जो प्लेज था ना, वो हम प्लेज यहाँ से अपने पास निकालते नजर आए, जहाँ पे हमारे पास जो कंपनियां थी के आर किल प्रोडक्ट लिमिटेड, उनके पास शेयर होल्डिंग थी ना, वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑन द इन द सर्विसेज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी थी, उन्होंने अपने पोजीशन में क्या किया, प्लेज जो था उनको निकाल लिया, उनका अपडेट उन्होंने दे दिया। अब आते हैं कुछ अलग अपडेट को लेकर के, जिसमें हम कॉर्पोरेट एक्शन में देखें हैं जो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बोनस पेइंग कंपनी है, क्या देती है, आज तक क्या दिया। इस बोनस पेइंग कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि हमने 23 में तो डिविडेंड दिया था। कब दिया था? सितंबर में दिया था। अर्थात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब इनका एजीएम होता है, एजीएम के बाद कुछ ना कुछ डिविडेंड का डिक्ल अनाउंसमेंट करती नजर आती है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पड़ाव पर लेकर के, इनके किसको लेकर के, सेगमेंट बाय डिटेल को लेकर। सेगमेंट बाय डिटेल के बारे में क्या कहती है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि किस बिजनेस से इनके पास क्या इनकम सोर्स बनती है। तो क्या कहती है कि यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल हमारे पास है ही नहीं। आते हैं इस पे और समझते हैं इसको लेकर के, किसको लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के क्या कहना चाहती है। तो जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कंपनी कहती है जो हमारे पास 64% के आसपास प्रोमोटर की आसपास होल्डिंग और 36% की होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। आपस में तालमेल की बात करती है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर की बात करती है। तो उसमें कहती है कंपनी जो हमारे पास जो स्टॉक थी वहाँ पे जून तक में देखने को ये मिला, जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो अपने मैदान छोड़ के निकलते नजर आए। अर्थात बिकवाली का प्रेशर क्या हुआ, बिकवाली का प्रेशर बढ़ गया। बिकवाली का प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, गिरावट होगा। और गिरावट का ये सिचुएशन था जहाँ पे देखने को मिला जो कोई भी एफ आई और डी आई की तादाद नहीं है। प्रमोटर्स में के आर एल प्रोडक्ट लिमिटेड है जो कि मेन होल्डिंग्स हैं, और एक लक्ष्मी राजू जी हैं जो उनकी मेन होल्डिंग है। पब्लिक के तादाद में देखें तो पब्लिक में इनके पास एक 7% की होल्डिंग कौन लेके बैठा है, और तो एक कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास करीब 7% के आसपास होल्डिंग। अब ये जो कंपनी है इनकी खुद की कंपनी है या किसी और की कंपनी है, ये तो ऐसा मैं अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही बिग प्रमोटर की तादाद में देखने को मिला जिनका नाम है, ये इनके पास 7% की होल्डिंग बनी है, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार क्या हुई, इनके पास करीब करीब 29,000 के आसपास की जो तादाद थी उसमें थोड़ा सा कमी आया शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। जब हमने रिकंस्ट्रक्शन किया, क्या प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बेचा, तो कहती है नहीं, प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को कोई भी फेरबदल नहीं किया। आते हैं रिटेलर की तरफ, और रिटेलर के बारे में इसके में क्या सोचती है। रिटेलर सोचती है जो हमारे पास जो स्टॉक्स है उसमें नियरली देखा गया कितनी 12% के आसपास, और ये देखने को मिला करीब 12% का, तो मतलब ये 24-25% के आसपास जो जो टोटल है ना स्टॉक होल्डिंग, वो कहती है कि रिटेलर के पास ही है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो काम कर रहे हो या फिर छोटे लेवल पे इनकी 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट हो। अब आते हैं पीयर्स को लेकर, कंपेयर करेंगे आखिर किस पीयर्स में किसका परफॉर्मेंस कितना बेहतर है, ये हम समझेंगे। जहाँ पे पिछले 5 सालों में ये देखने को मिला जो स्टॉक ने क्या किया, एक जंप किया, लेकिन 1 साल के ट्रेंडिंग में ये अक्सर क्या होता है जो रिवर्सल बुल मार्केट और बियर मार्केट कंपेयर किया जा सकता है। और फिलहाल यदि एवरेज प्राइस के आसपास हम चार्ट को देखें, एवरेज मूविंग एवरेज कहता है इसको लेकर के, जो मूविंग एवरेज से गिरावट में है, चाहे 6 महीने की चार्ट देखें या 1 साल की चार्ट देखें या 1 महीने की चार्ट देखें, तो मूविंग एवरेज से लगातार इसमें एक गिरावट का सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे संकेत ये भी दिया था किसको लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। अगले पड़ाव में आते हैं इसको लेकर के, किसको पता है, पीयर्स को लेकर के, आखिर पीयर्स इसके बारे में क्या सोचती है, और पीयर्स में इसकी पीयर्स में कौन सी कंपनी सबसे बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। तो उसमें देखा गया कंपनी को लेकर के, जो कंपनी में यदि हम 3-4-5 कंपनी को एनएससी के हिसाब से देखा जाए, तो ये कहती है इनके जो पीयर्स हैं उनके पीयर्स में पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिला जो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस करता नजर आता है, जिसका नाम है
धेनुका एग्रीटेक जिनके पास परफॉर्मेंस लगातार बढ़ी है। इसके पास जो कि अलग कंपनी की बात करूँ जिसमें से और कंपनी है जिनकी कभी का किसी का प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, किसी का बढ़ी। तो एनएलसी की बात करें तो एनएलसी के बारे में सबसे नीचे पदान पे जिनमें लगातार क्या था, लगातार ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में आंकलन कर लें। अर्थात इसमें ये समझ में आई इस सेक्टर की अलग कंपनियां जो कि कंपनी इससे बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है स्टॉक परफॉर्मेंस के लेवल पे। तो हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, एनालिसिस इंडस्ट्रीज को लेकर के जो कि एक एग्री प्रोडक्ट वाली कंपनियां थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार दोस्तों।